हाँ भाई बेटा, हेलो। हम लोग यूनिट नंबर 6 शुरू कर रहे हैं आज। यूनिट का नाम है ग्रेविटेशन। पहले थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। गैलीलियो जो था वो फर्स्ट पर्सन था जिन्होंने ये देखा कि अर्थ जो है, जितने भी चीज़ें हमारे पास में एयर में रहती हैं उन सब चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे कि एक पेन जो है, उस पेन को यदि मैं छोड़ता हूँ तो अर्थ उस पेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। यदि मेरे पास में एक रबर है, उस रबर को मैं वहाँ से छोड़ता हूँ तो रबर को भी अपनी तरफ खींचती है। यदि एक बॉल को मैं ऊपर की तरफ उछालता हूँ तो बॉल जो है वो एक टाइम के बाद में जाके रुक जाती है और अर्थ जो उस बॉल को फिर से अपनी तरफ ही खींचती है। तो गैलीलियो फर्स्ट पर्सन था जिन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया कि अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ में खींचती है। ये जो फोर्स लगाती है अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग कि फोर्स लगेगा तभी क्या होगा, मास इंटू में एक्सेलरेशन होगा। मास किसका होगा, ऑब्जेक्ट का, और एक्सेलरेशन किसके लिए होगा, उस ऑब्जेक्ट के लिए। तो अर्थ क्या है, बेसिकली उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाती है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट मूव होके अर्थ सरफेस की तरफ आता है। तो ये जो फोर्स है ये हर एक ऑब्जेक्ट के लिए इक्वल होता है। ये इस बात के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि ऑब्जेक्ट की जो शेप और साइज है वो किस तरीके की है। मतलब ऑब्जेक्ट 5 kg का है, ऑब्जेक्ट 10 kg का है, ऑब्जेक्ट कॉटन है और ऑब्जेक्ट आयरन है। तो ये डिपेंडेंसी इस बात के ऊपर नहीं है कि ऑब्जेक्ट जो किस तरीके का है। अर्थ सबके सब ऑब्जेक्ट के ऊपर इक्वल फोर्स लगाती है। अब ये कितना फोर्स लगाती है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सीलरेशन होता है। तो ये जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता है ऑब्जेक्ट के अंदर अर्थ के द्वारा लगाए गए फोर्स के कारण, इस फोर्स की या इस एक्सीलरेशन की कुछ वैल्यू होगी, और ये वैल्यू उतनी ही होगी जितनी हम लोगों ने बाद में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया, लाइब्रेरी हमारी जो लैब है उनके अंदर प्रूफ किया। तो जो रिजल्ट निकल के आया वो गैलीलियो ने उसी टाइम पे जो रिजल्ट बताया था अप्रोक्सीमेटली उसकी इक्वल है। जैसे रिजल्ट हमारे लोगों ने बाद में लैब में निकाला 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि गैलीलियो ने बताया था वो बिल्कुल इसके आसपास ही था। तो गैलीलियो ने उस समय पे एक एक्यूरेट रिजल्ट दे दिया था कि लगभग रिजल्ट जो है वो एक्सेलेरेशन का इतना होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ के द्वारा लगाए गए फोर्स के कारण। गैलीलियो जिस टाइम पे ये सब चीज़ें कर रहे थे उसी टाइम पे कि उन्हीं दिनों में एक टाइको ब्राहे नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, अपनी पूरी लाइफ में ऑब्जर्वेशंस किया कि भाई आज एक प्लेनेट इधर है, आज ये जो मून है ये इधर है, आज मून इधर है, आज फलाना स्टार इधर है। ठीक है, उसने जितने भी प्लेनेट सिस्टम है उस पूरे प्लेनेट सिस्टम को उन्होंने समझने की कोशिश की, और उन्होंने उन ऑब्जर्वेशंस को एक कॉपी में दैट मीन्स एक डाटा जो है उन्होंने ऑब्जर्वेशंस का उन्होंने कलेक्ट कर लिया। अनफॉर्चुनेटली वो डाटा का कुछ रिजल्ट नहीं दे पाए और फाइनली उनकी डेथ हो गई। उन्होंने जो डाटा ऑब्जर्वेशंस किया था उस डाटा को स्टडी करके कैप्लर्स ने अपने 3 लॉ बनाए मोशंस को लेके, जिसको हम लोग पढ़ते हैं कैप्लर्स फर्स्ट लॉ, कैप्लर्स सेकंड लॉ, कैप्लर्स थर्ड लॉ। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या लॉ है कैप्लर्स के 3। लेकिन फिलहाल टाइको ब्राहे के डाटा को एनालिसिस करके कैप्लर्स ने 3 लॉ बनाए, और वो हम कहलाते हैं कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। जो कैप्लर्स ने 3 लॉ दिए थे उन्हीं को थोड़ा सा उन्होंने रीअरेंज किया, और थोड़ा सा टाइको ब्राहे और कैप्लर्स की जो स्टडी है उन्होंने स्टडी जो थी, उन्होंने जो डाटा एनालिसिस किया था उस डाटा एनालिसिस को न्यूटन्स ने स्टडी किया, और उन्होंने न्यूटन्स ने उन डाटा को एनालिसिस करके एक लॉ दिया दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मतलब एक ऐसा लॉ जो पूरे यूनिवर्स के लिए क्या होगा, वैलिड होगा, एंड दैट लॉ इज नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट थिंग, अब क्वेश्चन ये आता है कि ग्रेविटेशन होता क्या है, किस नाम का जो है हम लोग किस नाम को हम लोग ग्रेविटेशन बोलें। तो बेसिकली जब भी यूनिवर्स के अंदर कोई 2 ऑब्जेक्ट होंगे और दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होंगे,
लाइक दैट। ये मेरे पास में दो ऑब्जेक्ट है और दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। इस केस में ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो दोनों ऑब्जेक्ट जिस कंडीशन में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। नेक्स्ट थिंग, ये जो ग्रेविटेशन वाला कंसेप्ट है, ये सबसे पहले, हालांकि इसके ऊपर जो डिस्कशन था वो तो गैलीलियो के टाइम से शुरू हो गया था, टाइको ब्राहे के नाम से शुरू हो गया था, अरिस्टोटल फोल्सी के नाम से शुरू हुआ के टाइम से शुरू हो गया था। लेकिन इसको जो शेड्यूल्ड किया तो सबसे पहले न्यूटन ने अपनी एक बुक थी प्रिंसिपिया, उस प्रिंसिपिया के बुक के अंदर उन्होंने इस लॉ को लिखा। और ऐसा माना जाता है कि जब न्यूटन जो है एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो जो एक सेब का फल जो है उस पेड़ से गिरा, तो न्यूटन ने सोचा कि ये सेब का जो फल है नीचे क्यों गिरा, ऊपर की डायरेक्शन में तो मूव हो सकता था। तो वहाँ से न्यूटन को ग्रेविटेशन का आइडिया आया, ऐसा माना जाता है। हालांकि ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है जो इस यूनिवर्स के अंदर दो बॉडी के ऊपर लगता है, ये हमारे जो चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। उन चारों फंडामेंटल फोर्सेस में से सबसे वीक फोर्स जो है वो है हमारे पास में ग्रेविटेशनल फोर्स। इतना वीक फोर्स, लेकिन फिर भी इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि यदि ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता तो हमारा जो यूनिवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि सन जो है वो जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके उनके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से हमारा जो प्लैनेटरी मोशन है, हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो मोशन में है। इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही सारे के सारे जो प्लैनेट है वो मूव कर रहे हैं, सारे के सारे स्टार जो है वो मूव कर रहे हैं, हमारी गैलेक्सी जो है वो मूव कर रही है, हमारा सन जो है वो मूव कर रहा है। तो ये कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जैसे मुझे एक पेन को पकड़ के खींचना है इधर से, तो मुझे इसके ऊपर किधर फोर्स लगाना पड़ेगा? क्या मैं इधर फोर्स लगाऊं तो ये पेन ऐसे खींच के जाएगा, या फिर मैं इधर फोर्स लगाऊं कि ये पेन ऐसा खींच के जाएगा? तो वेयर आई कैन अप्लाई ए फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट थ्रू विच दिस ऑब्जेक्ट कैन अट्रैक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट, कि मुझे फोर्स की वैल्यू जो है वो कहाँ पे लगानी कि वो एक ऑब्जेक्ट जो दूसरे ऑब्जेक्ट को खींच सके। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो हमेशा एक बॉडी के सेंटर से लेके दूसरी बॉडी के सेंटर तक लगता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास एक बॉडी है, बॉडी ए, जिसका मास है m1। ये मेरे पास एक बॉडी है, बॉडी 2, जिसका मास है m2। क्योंकि ये बॉडी जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, तो एक पार्टिकल ये वाला जो इस बॉडी का है, ये पार्टिकल इस बॉडी के पार्टिकल को खींच रहा होगा, ये बॉडी का पार्टिकल इस बॉडी के पार्टिकल को आपस में खींच रहा होगा। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि इन सबके सब पार्टिकल्स का जब हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे, जैसे ये पार्टिकल इसको खींच रहा होगा, यहाँ पे कोई पार्टिकल होगा वो इसको खींच रहा होगा, इन सबका जब हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि इस पूरी बॉडी का जो रिजल्टेंट मास होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, वो यहाँ पे होगा। इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ पे होगा। तो न्यूटन्स का जो कहना है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो हमेशा एक बॉडी के सेंटर से लेके दूसरी बॉडी के सेंटर के बीचों बीच जो है लगता है। मतलब कि ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द सेंटर ऑफ टू बॉडीज। ओके, ठीक है। अब जो न्यूटन ने लॉ दिया है दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो लॉ हमारे पास में ये है कि मान लीजिए हमारे पास दो बॉडीज़ है, एक बॉडी है ए, एक बॉडी है बी। जो ए बॉडी है ये अट्रैक्ट कर रही बी बॉडी को विद ए फोर्स ऑफ
F12 मतलब फोर्स ऑन वन, फोर्स ऑफ वन ऑन बॉडी टू एंड फोर्स बाय बॉडी टू ऑन वन। ठीक है, चाहे तो हम लोग इनका सीक्वेंस जो उल्टा लिख सकते हैं, फोर्स ऑन टू बाई वन, फोर्स ऑन वन बाई टू, वो भी ओके रहेगा, हमारे पास गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ए बॉडी जो है वो एक इस फोर्स के कारण बी बॉडी खींच रही है, और बी बॉडी जो वो इतना फोर्स लगा के बॉडी ए को खींच रही है। दोनों बॉडी एक दूसरे को खींच रही है और दोनों बॉडी का कुछ मासीज होगा, तो लेट मी से दैट m1 एंड m2 इन बॉडी का मासीज है। इन दोनों बॉडी के बीच में एक डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को मैंने लिखा है r। यदि इस बॉडी को मैं खींच के लेके जाऊंगा तो r की वैल्यू बढ़ जाएगी, और इस बॉडी को मैं इधर खींच के लेके आऊंगा तो r की वैल्यू घट जाएगी। ओके, ठीक है। तो न्यूटन्स का ये कहना था कि मान लीजिए ये दो बॉडी है जिनका मासीज है 2 एंड 3। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, आप कुछ भी ले सकते हो, 5 एंड 3। तो जब दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती है तो इन दोनों बॉडी का जो फोर्स है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मान लीजिए ये बॉडी लगाती है इसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स, और ये बॉडी इसके ऊपर लगाती है 3 न्यूटन का फोर्स, तो इनके दोनों का जो फोर्स है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 3 जा 15 न्यूटन का फोर्स इन दोनों बॉडी के बीच में लग रहा होगा। दैट इज इक्वल टू m1 एंड m2। और ये क्या कहलाता है हमारे पास में, प्रोडक्ट रूल। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो फोर्स लगा 15 न्यूटन का 5 इंटू 3 वाला, ये इन दोनों बॉडी के बीच में लगा है। तो यदि हम लोग ये जानते हैं कि आर को यदि हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे तो जो फोर्स की वैल्यू हो डिक्रीज होती जाएगी। तो जो फोर्स वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, आर के, लेकिन कितने रेशियो में प्रोपोर्शनल है। जैसे मासिस जो है हमारे पास में मल्टीप्लाई होते हैं, उसी प्रकार से जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस होता है या इंक्रीज होता है स्क्वायर के फॉर्म में। जैसे यदि आर की वैल्यू 2 है तो फोर्स ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मीन्स 4 टाइम्स। यदि आर की वैल्यू 3 हो जाएगी तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, आर टू द पावर स्क्वायर, दैट मीन्स 3 टू द पावर 2 मतलब 9 के इक्वल। तो आर जो है वो फोर्स को रिड्यूस या इंक्रीज करता है स्क्वायर के फॉर्म में। ओके, हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। एक इक्वेशन हमारे पास में बच्चों ये आ गई जो प्रोडक्ट रूल कहलाता है, और एक इक्वेशन हमारे पास में आ गई जो इनवर्स स्क्वायर लॉ कहलाता है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने पे ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर, दोनों को हम लोगों ने ऐसा लिख दिया, और एफ की वैल्यू आ गई हमारे पास में जी m1 m2/r स्क्वायर। यहाँ पे जो जी है वो हमारे पास में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसलिए कहलाता है क्योंकि पूरे यूनिवर्स के अंदर इस जी की वैल्यू जो है चेंज नहीं होती है, इसलिए इसको हम लोगों ने बोला यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हम जो है इस जी को डिफाइन करना चाहते हैं कि जी कितना होगा, मतलब इस जो जी है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंडिकेट करता है। तो हम लोगों को एक यूनिटी मेथड बनाना पड़ेगा, मतलब सब चीज़ें जो हैं उनको हम लोग 1 1 1 डिफाइन कर देंगे, तो हमारे पास में जी की वैल्यू जो है निकल के आ जाएगी। मतलब कि यदि बॉडी ए है और बॉडी बी जो है जिनका मासिस m1 m2 है, उनको हम लोगों ने 1 kg माना। बॉडी ए और बी का जो बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने 1 मीटर माना। तो ऐसा करने पे जो जी है वो हमारे पास में आ जाएगा, क्योंकि जब दो मासिस है जिनका मास 1 kg है और दोनों के दोनों मासिस हमारे पास में 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे गए हैं, तो इस कंडीशन में उनके बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स की वैल्यू जो है हमारे पास में इक्वल टू हो जाएगी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर। ठीक है, क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है, एक क्वांटिटी है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो हमारे पास में एक आ जाएगा स्केलर क्वांटिटी। यदि इसकी वैल्यू की बात करें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जो हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट करके, एक एक्सपेरिमेंट हमारे पास, उसमें हम लोग देखेंगे कि जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। तो उसमें हमारे पास में निकल के आती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यू है, आपको याद रखनी है ये, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये बार बार यूज होती है। यूनिट की बात कर लेते हैं, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया था वो आया था एफ इज इक्वल टू जी m1 m2/r स्क्वायर। जी को यहाँ पे रखते हैं, m1 m2 उधर जाएगा तो हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर m1/m2। फोर्स जो होता है उसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन, डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और मास का हो जाएगा kg स्क्वायर। तो इसकी यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर।
डायमेंशन फार्मूले की बात करते हैं तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है m1L2T-2। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का होता है L T-2, मास का हो जाएगा m। r जो होता है डिस्टेंस, उसका मेजरमेंट करते हैं हम लोग लेंथ में, मेजरमेंट करते हैं लेंथ में। मासी जो होता है वो हो जाएगा m इंटू m। तो ये हो जाएगा m1L1T-2 L2। तो ये हो जाएगा m2 हो जाएगा, और m2 जब ऊपर जाएगा तो एक m से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा m-1 L3, L और L2 कितना हो जाएगा L3, और T-2 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब कुछ कंडीशन देखिए कि जो हम लोगों ने न्यूटन्स का लॉ पढ़ा है ग्रेविटेशन, ये क्या क्या कहता है। ये कहता है कि न्यूटन्स का जो लॉ है वो इस बात के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि जो दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके बीच में ग्रेविटेशन लग रहा है या ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, वो दोनों ऑब्जेक्ट की शेप, साइज या मास कितना है। मतलब यदि एक ऑब्जेक्ट हमारे पास में 10 kg का है और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास 1 kg का है, तो इनके बीच में जो लगने वाला जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसकी वैल्यू भी उतनी ही होगी यदि इन दोनों ऑब्जेक्ट का मास में क्या कर दूँ, सेम कर दूँ। फिर से दोनों ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जो ऐसा है जिसकी साइज ऐसी है, इतना मोटा है, दूसरा ऑब्जेक्ट इतना छोटा है, इन दोनों के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसकी वैल्यू अभी भी सेम होगी। मतलब कि जो ग्रेविटेशन फोर्स हो इस बात के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि उसकी शेप, साइज और मास कैसा होता है ऑब्जेक्ट का, मतलब उसकी ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है, उसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं होता है। हम लोगों ने ये जानते हैं कि हमारे पास में अलग अलग मीडियम होते हैं, जैसे एयर मीडियम होता है, वैक्यूम मीडियम होता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस बात के ऊपर भी इंडिपेंडेंट है या इस बात के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है कि जब दो ऑब्जेक्ट रखे हुए तो दोनों ऑब्जेक्ट किस मीडियम में रखे हुए। यदि आप दो ऑब्जेक्ट को एयर मीडियम में रखते हैं तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है उसकी वैल्यू कैलकुलेट की हम लोगों ने। यदि इन दोनों ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने वैक्यूम में उठा के रख दिया तो उसके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू कैलकुलेट की, तो भी वहाँ पे हम लोगों को उतनी ही फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू मिलती जितनी कि हम लोगों को एयर के अंदर मिली थी और जितनी कि हम लोगों को वैक्यूम के अंदर मिलती है। तो जो मीडियम है उससे भी क्या है, हमारे पास में ग्रेविटेशन फोर्स इंडिपेंडेंट है कि ऑब्जेक्ट को आप किस मीडियम में रखते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उतना ही लगेगा। हम लोग ये जानते हैं कि जो सेम, जैसे मैग्नेट की बात करते हैं तो दो मैग्नेट के पोल जब सेम सेम होते हैं तो उनमें रिपल्सन का फोर्स होता है, लेकिन अपोजिट पोल्स होते हैं तो उनमें अट्रैक्शन का फोर्स होता है। लेकिन जो हमारे पास में ग्रेविटेशन फोर्स है वो हमेशा हमारे पास में अट्रैक्टिव नेचर का होता है, मतलब कि उसमें कभी भी रिपल्सन हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। हमेशा एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, रिपल्सन कभी भी नहीं करता है। सो इट इज़ ए अट्रैक्टिव इन नेचर। दो प्रकार की चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है, एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्सेज वो होते हैं जो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ना कि वो फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन किस पाथ को लेके आया है या किस पाथ को फॉलो किया उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज वो होते हैं जो पाथ के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं कि आप इनिशियल पाथ से लेके फाइनल पाथ तक जब पहुँचे हो या इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जब पहुँचे तो आपने किस पाथ को फॉलो किया। तो जो ग्रेविटेशन फोर्स है हमारे पास में कंजर्वेटिव फोर्स है जो कि पाथ के ऊपर पाथ के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, सो इट इज ए कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। बच्चों इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, तो आप लोग बुक उठाइएगा क्योंकि सारी की सारी चीज़ें जो है वो वीडियो लेक्चर्स में नहीं समझाई जा सकती है, इसलिए आप लोग बुक उठाइएगा, पढ़िएगा, और यदि आपको कोई प्रॉपर्टी समझ में नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हो। बुक बेटा आप ही को उठानी पड़ेगी, मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी, ठीक है। और जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट के प्रति, ठीक है, वो उतनी अच्छी होती जाएगी और आपको पढ़ाई के अंदर उतना इंटरेस्ट क्रिएटिव होता जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।